हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को बताया हुआ था कि इस चैनल पे मैं दो तरह की अभी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें पहला था हमारा फॉर ऑल जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की फाउंडेशन और स्टैटिक जीके को डील कर रहे हैं। और वो क्लास आप लोग की रोज मिल रही है, तो आप लोग, आई होप आप लोग उसका लाभ उठा रहे होंगे। जो दूसरा हमारा कैटेगरी था वो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम से था, जिसमें हम यूपी टेट, सी टेट, बिहार टेट और अदर टेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट वालों ने इस पर खुशखबरी दी है। इस बार जुलाई में भी वो सीटेट का एग्जाम लेंगे। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम जो हमारा दूसरा सेक्शन टीचिंग वाला था उसको भी स्टार्ट करें। तो आज से हम लोग जो हमारा दूसरा सेक्शन टीचिंग वाला था उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग के लिए ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सीटेट है तो वो बस दिमाग का खेल है। वो उसका थ्योरी पार्ट देखेंगे तो बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वो उसमें से क्वेश्चन इतना अच्छा अच्छा बना के निकाल के लाता है कि उसको समझने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको प्रीवियस ईयर पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि इससे ये समझ में आए कि कैसे वो सीटेट वाले क्वेश्चन बनाते हैं। कोई भी थ्योरी पार्ट से वहाँ से क्वेश्चन कैसे वो जनरेट करते हैं, क्योंकि सीबीएसई के पास हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी टीम है जो जिनका काम ही है केवल क्वेश्चन बनाना, और वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाते भी है। कि इसीलिए आप देखेंगे तो सीटेट में बहुत कम ही रेशियो है जो पासिंग वाला रेशियो, लगभग 15 से 20% लोग ही पास हो पाते हैं 6 to 8 में, और लगभग 25% के आसपास पास होते हैं 1 to 5 में। तो अब हमें थ्योरी तो पढ़ना ही है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ हमें प्रीवियस ईयर समझना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, हम अपना जो सीटेट का प्रीवियस ईयर है उसको हम करने जा रहे हैं इस चैनल पे। तो आप लोगों को एक टाइम टेबल दे दिया गया है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी टाइम टेबल के अनुसार रोज आप लोग को वीडियो मिलेगा, शाम को 6 बजे अपलोड हो जाएगा किसी भी हर हाल में। तो आप लोग चैनल पे बने रहना, अपने दोस्तों यारों को बताना, क्योंकि हम सीटेट प्रीवियस ईयर को जब डील करेंगे तो उसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होगा। तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से हमारा एक माइंड सेट डेवलप होगा कि हमको सीटेट वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको टैकल कैसे करना है। क्योंकि मैंने खुद ही एग्जाम दिया है और एक ही बार में मैंने क्लियर किया हुआ है। तो मैं ये रिसर्च कर रहा था कि कैसे सीटेट वाला क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वो पूछना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूछ देंगे कि पियाजे के स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट कितने थे, वो ऐसा क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। वो स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट में से क्वेश्चन उठा के पूछ देंगे कि ये किस स्टेज में आता है, कोहलबर्ग में से पूछ देंगे किस में आता है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम सीटेट प्रीवियस ईयर है उसको हम बहुत अच्छे से एनालिसिस करें। इससे हमारा जितने भी आगे की तैयारी है, जितने भी सीटेट का एग्जाम है वो बहुत ईजी हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर जो आप लोग ये पूरा सीटेट प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखेंगे और जाएंगे एग्जाम देने, तो आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम अपना जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस है। सबसे पहले हम आज सीडीपी को डिस्कस करेंगे। सीडीपी में 30 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा एक से एक महत्वपूर्ण क्लासेस जो आपके आगे के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो सीडीपी का वो ये है कि which of the following principles suggest that different body part develop at different rate at various stages of development। यानी निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो सीडीपी के जो पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास, उससे उसके कुछ ये सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो कौन कौन से है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट प्रिंसिपल जब देखेंगे तो पहला प्रिंसिपल होता है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी यह एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास क्या है, ये हमेशा चलती रहती है। जब आप जन्म लेते हैं तब से लेकर जब तक आपकी मृत्यु होती है तो ये तब तक चलती रहती है, यानी ऊम टू टूम चलती है। जन्म से लेकर कब्र तक हमारी जो डेवलपमेंट है वो चलती रहती है। तो पहला हमारा क्या है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल और ऑर्डरली, यानी जो डेवलपमेंट है वो सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में होता है। ऐसा नहीं है कि जो डेवलपमेंट है आज
जो बच्चा है 2 साल का वो एक बार ही 20 साल का हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, नहीं। वो अगर जो 2 साल का है तो 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ऑर्डर में होगा, सीक्वेंस में होगा। तो डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल और ऑर्डरली, यानी क्रमिक होता है। डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, यानी एक दूसरे से भिन्न होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। वो कैसे? आज मान लेते हैं कोई एक बच्चा है वो गरीब परिवार में जन्म लेता है और दूसरा जो बच्चा है वो अच्छे फैमिली में, हाई प्रोफाइल फैमिली में जन्म लेता है। तो ये दोनों का जो डेवलपमेंट होगा इन दोनों में भिन्न होगा। जो छोटा हो सकता है कि गरीब वाला बच्चा ज़्यादा उसका डेवलपमेंट ना हो, और जो हाई प्रोफाइल वाला जो बच्चा है उसका अच्छा डेवलपमेंट हो। इसके उल्टा भी हो सकता है कि हाई प्रोफाइल वाला का हो सकता है कि किसी एरिया में उसका कम डेवलपमेंट हो, लेकिन जो गरीब में हुआ है उसको वो किसी और एरिया में उसका हाई डेवलपमेंट हो। तो इसलिए कह सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, यानी एक हमेशा सब किसी का डेवलपमेंट सेम नहीं होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी सामान्य से विशिष्ट होता है। जो हमारा जब डेवलपमेंट क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हम लोग, आप जानते हैं कि जैसे हम लोग जब मैथ सीखना रहेगा तो पहले हम क्या काउंटिंग नंबर सीखेंगे, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो ऐसे करते करते हम अलजेब्रा और ट्रिगोमेट्री तक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले ट्रिगोमेट्री शुरू कर देंगे और उसके बाद हम एडिशन यानी जोड़ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल चीज़ों को सीखते हैं और उसके बाद स्पेसिफिक यानी विशिष्ट चीज़ों को सीखते हैं। वैसे ही जो डेवलपमेंट होता है पहले सामान्य होता है, पहले जो जनरल होता है वो होता है, उसके बाद जो स्पेशल होता है, विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है, वो होता है। और जो डेवलपमेंट है वो प्रेडिक्टेबल है, यानी पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यानी आप किसी को देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा, एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट आप नहीं बता सकते हैं कि आगे क्या होगा, एकदम 100% सही नहीं बता सकते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, प्रेडिक्टेबल है। जो अगला है वो डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी बहुआयामी है। जो डेवलपमेंट है कि ये क्या है, बहुआयामी है, यानी इसमें बहुत सारे आयाम होते हैं, एक आयाम से नहीं मिलकर बना है, बहुत सारी चीज़ें मिली है तब जाके ये डेवलपमेंट एक जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा ही प्रोसेस है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। जो डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड है, यानी संबंधित है। जो डेवलपमेंट हमारा विकास है वो क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। जैसे हमारे जब आप लोग जानते हैं कि ये चार होते हैं डेवलपमेंट के, जो स्टेजेज होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, P फॉर फिजिकल यानी शारीरिक विकास, C फॉर कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास, S फॉर सोशली डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास, और E फॉर इमोशनली यानी सामूहिक विकास। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जो डेवलपमेंट है वो क्या है, डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है, प्रोडक्ट है, गुना है। ये नहीं, ये जोड़ नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्लस है, माइनस है, डिवाइड है या मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये जब हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण जब मिलते हैं, दोनों जब दोनों का गुणा होता है तो क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट बनता है। जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायरेक्शनल है, यानी बहुत दिशा है। जो डेवलपमेंट है वो बहुत सारी दिशाओं में होता है, वो एक दिशा में नहीं होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत सारी दिशाओं में होता है। तो आइए अब हमारा क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। इसमें पूछा था, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होता है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या है, डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। जहाँ पे भी यूनि शब्द आए वो समझ लीजिएगा कि वो निगेटिव शब्द है, और सीटेड में निगेटिव और पॉजिटिव बहुत ही मायने रखता है। तो यूनि जहाँ पे भी आए तो यूनि डायमेंशनल नहीं होता है, हमारा क्या होता है, हमने यहाँ पर अभी पढ़ा, मल्टी डायमेंशनल होता है। तो ये पहला हमारा जो ऑप्शन है ये गलत है। दूसरा ऑप्शन में बोला है डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, यानी विकास एक दिशीय होता है। अभी हमने क्या पढ़ा है, विकास एक दिशीय नहीं होता है, बहुत दिशीय होता है। तो ये भी गलत है। यहाँ पे भी देखेंगे यूनिट लगा हुआ है, यानी एक दिशा लगा हुआ है। एक जहाँ पे भी है, अगर कोई भी काम करने का आपके पास एक ही तरीका होगा तो वो सही होगा क्या, या आपके पास मल्टीपल कोई भी काम करने का तरीका होगा वो सही होगा। तो मल्टीपल वाला ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं किसी सिचुएशन में वो जो एक आप जानते हैं वो
काम नहीं आया तो जो ज़्यादा जानते हैं उसमें से कोई ना कोई एक आ जाएगा। तो यूनि जहाँ पे भी होगा, अगर जो क्वेश्चन में नॉट नहीं पूछा है तो वो निगेटिव यूनि शब्द होता है, यानी एक आयामी एक जो होता है वो नेगेटिव शब्द नकारात्मक होता है, उसको वहीं पे गलत काट दीजिएगा। जो तीसरा है ये पूछा है, जो तीसरा ऑप्शन है इसमें दिया है डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस। अभी हमने क्या पढ़ा, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी ये भी गलत है। अब ले दे के एक ही बचा है तो वो हमारा सही होना चाहिए। जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमो डिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल, यानी विकास की दिशा समीप, दूरस्थ एवं सिरोपदोन मुखी है। यही हमारा राइट आंसर है। जब हम यहाँ पर हम क्या पढ़े हैं, मल्टी डायरेक्शनल यानी बहु दिशा होती है, तो इसमें दो तरह का होता है। जो दो तरह का होता है वो कौन कौन सा होता है, जो पहला होता है प्रोक्सिमो डिस्टल और दूसरा होता है वो सेफेलोकॉर्डल। ये दोनों का अर्थ क्या है देखेंगे तो इसका प्रोक्सिमो डिस्टल का हिंदी क्या होता है, समीप दूरस्थ, यानी समीप से दूर की तरफ, यानी जो हमारा जो केंद्र है इससे जो डेवलपमेंट होता है ये दूर की तरफ होता है, चारों तरफ होता है। यानी जो डेवलपमेंट का जो केंद्र है वो सेंटर क्या है, वो बीच में, सेंटर क्या है बीच में एकदम, और उससे चारों तरफ विकास हो रहा है। जैसे हमारा शरीर है तो शरीर के सेंटर में लेके और उसके वहां से जो डेवलपमेंट होगा वो चारों तरफ होगा। यानी केंद्र से क्या होता है, दूर की तरफ, यानी बाहर की तरफ होता है, अंदर से बाहर की तरफ। जो हमारा प्रोक्सिमो डिस्टल होता है वो क्या होता है, जो केंद्र है इससे बाहर की तरफ जो विकास होता है चारों तरफ होता है, उसको हम प्रोक्सिमो डिस्टल यानी समीप दूरस्थ जैसे विकास कहते हैं। जो हमारा सेफेलोकॉर्डल होता है वो क्या होता है, जिसका हिंदी है सिरोपदो पदोमुखी, यानी सीट से पद, देखेंगे तो ये क्या है, सीट से पद की तरफ, यानी ये जो हमारा सिर हो गया और ये हमारा ये पैर हो गया। तो जो सेफेलोकॉर्डल, सेफेलो को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको सर ही बोलते हैं। यानी हमारा जो सर है, जो ये माथा है, इसी को हम सेफेलो बोलते हैं। तो जो दूसरा है वो क्या होता है, सर से क्या होता है, सर से यहाँ पर सिरोपद, यानी सर से पद की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ये हमारा सर हो गया और यहाँ से नीचे की तरफ हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सिरोपदोन्मुखी, सेफेलोकॉर्डल। तो आई होप आप प्रोक्सिमो डिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल समझ गए होंगे कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमो डिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल। मतलब जो सेफेलोकॉर्डल होता है उसमें क्या होता है, पहले सर का, हमारा जो सर है उसका विकास होगा, फिर हमारा जो धड़ है उसका विकास होगा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा नीचे, और लास्ट में क्या होगा, हमारे पैर का विकास होगा। सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, पहले हमारे सर का विकास होगा, फिर ट्रंक का विकास यानी धड़ का होगा, और उसके बाद क्या होगा, पैर का। देखते होंगे बच्चे पहले मूड़ी हिलाना सीख लेते हैं, फिर हाथ हिलाते हैं, उसके बाद लास्ट में पैर हिलाते हैं। तो ये क्या है, वो ये एक प्रिंसिपल है किसका, डेवलपमेंट का। इसका क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ और डायरेक्शन, जिसमें दो तरह का होता है, एक प्रोक्सिमो डिस्टल और दूसरा सेफेलोकॉर्डल। तो हमारा राइट आंसर क्या है, हमारा राइट आंसर डी है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमो डिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल। यानी जो विकास की दिशा है वो क्या है, समीप से दूर की तरफ होती है, यानी सेंटर टू पेरिफेरी होती है, और दूसरा क्या होता है, सिरोपदोन्मुखी होता है, यानी सिर से पैर की तरफ होता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, और आज के बाद अगर ये क्वेश्चन आता है सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमो डिस्टल से, तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। आइए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो ऑप्शन ए है उसमें क्या है, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक प्लेस इन अ सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, यानी बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा जो है वो समाज में जाएगा तो वो क्या देखेगा कि कैसे रहा जाता है, कैसे किसके साथ बिहेव किया जाता है, जो समाज का हमारा रूल है वो क्या है, कैसे हमको कपड़ा पहनना है, कैसे हमारा रहन सहन होगा, खान पीन होगा। ये बच्चा कहाँ से समझता है, ये कहाँ से सीखता है, तो वो अपने समाज से ही सीखता है। तो पहला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल पॉजिटिव है, और फिलहाल इसी को हम सही मान के चलते हैं। लेकिन आप बाकी और भी जो ऑप्शन है वो देखेंगे, क्योंकि सीटेड वाले जो कोई भी ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं, तो चारों ऑप्शन देखना जरूरी है। चिल्ड्रन, जो ऑप्शन बी है वो क्या है, चिल्ड्रन इज अ पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, यानी बचपन वो अवधि है जिसमें 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बिल्कुल गलत बात है। जो बचपन होता है उसको कितने भागों में बांटा जाता है, मात्र 2। एक क्या होता है
एक पूर्व बाल्यावस्था होता है और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था होता है। यानी ये अर्ली चाइल्डहुड होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है वो हमारा लेटर चाइल्डहुड होता है। यानी हम जो हमारा जो बचपन है जो उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, उसको 2 ही भाग में बांटा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 10 दिया है तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी में है चिल्ड्रन थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय सोशल इंटरेक्शन। यानी बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बिल्कुल गलत बात है। कैसे नहीं होगी? जब बच्चा समाज में जाएगा तो वो देखेगा ना कि कैसे कौन किससे बात कर रहा है, कौन किस बड़ों से कौन ये आदर से बात कर रहा है, कौन बदतमीजी से बात कर रहा है। कहाँ से बच्चा सीखेगा? ये समाज से ही सीखेगा। जब समाज से इंटरेक्ट होगा, उसके सामने जाएगा, समाज में जाएगा, तभी तो वो सीखेगा। तो यहाँ पे क्या है, नॉट लगा हुआ है, तो ये वैसे ही ये थी निगेटिव है, नकारात्मक है, तो ये गलत है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन था वो ये भी गलत हो गया। जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोनली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक। यानी बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है। ये भी गलत है। अभी मैंने जब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आप लोग को पढ़ा रहा था तो उसमें क्या बताया था, डेवलपमेंट इक्वल टू क्या होता है, डेवलपमेंट इक्वल टू होता है हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता इनटू इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। तो केवल हम जेनेटिक को कैसे ही यानी हेरिडिटी को ही कैसे हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट केवल हेरिडिटी आनुवांशिकता से होता है। यहाँ पे हमारा पर्यावरण जो है, जो हमारा समाज है, जो वातावरण है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्या करने में, चिल्ड्रन का डेवलपमेंट करने में। तो यानी हमारा ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए, बी सी टी। हमारा जो पहला ऑप्शन है यही सही है और यही सही ही है। आइए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिपोजिशन इज कॉल्ड। यानी आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप में प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो मैचुरेशन कहलाती है, यानी परिपक्वता कहलाती है। परिपक्वता मतलब क्या है? यहाँ पर क्या पूछा है, तो प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड यानी पहले से डिटरमाइंड किया गया है कौन सा जेनेटिक डिपोजिशन। और ये समय के साथ साथ क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्या होगा, ये बदलते जाएगा। तो जो हमारा मैचुरेशन यानी परिपक्वता है, ये क्या होता है, जैसे जैसे समय होते जाता है वैसे वैसे आदमी मैच्योर होते जाता है। तो समय के साथ साथ ये क्या होता है, मैचुरेशन क्या होता है, ये बढ़ते जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, अनफोल्डिंग जेनेटिक है। यानी जो जेनेटिक है उसको वो अनफोल्ड होते जा रहा है। क्या होता है, टाइम के मतलब जैसे जैसे टाइम आ रहा है वैसे वैसे वो अनफोल्ड होते जा रहा है। उसी को क्या बोलते हैं, मैचुरेशन बोलते हैं, यानी परिपक्वता बोलते हैं। अब आइए ये जो 3 है इसको भी समझ लेते हैं। एडोप्टेशन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है। मान लेते हैं कि आप क्या बोलते हैं, गर्म क्षेत्र में रहते हैं लेकिन ठंडे क्षेत्र में चले गए, कश्मीर चले गए, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर चूंकि आपका बॉडी उतना रिस्पॉन्ड नहीं करेगा कि आप पहले गर्मी में रह रहे थे, अभी अचानक ठंडी में आ गए, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप वहाँ पे एडॉप्ट करने लगेंगे, उसके वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार रहने लगेंगे। तो उसी को बोलते हैं एडोप्टेशन। जो लर्निंग यानी अधिगम क्या होता है, लर्निंग होता है एक परमानेंट बिहेवियर में चेंज होता है। अगर जो आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप परमानेंट होगा, जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो अगर साइकिल चलाना सीख गए तो वो क्या हो गया, परमानेंट हो जाएगा, वो आप कभी भी मिलेगा तो आप चला लेंगे। लेकिन जो एक दिन मानते हैं कोई जुआ खेल रहा है, उसमें वो क्या हुआ, जीत गया, तो जरूरी नहीं है कि अगले बार भी वो जीत जाए। हो सकता है जीत जाए लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन जो लर्निंग होता है, अधिगम क्या होता है, उसमें हर बार जब रिजल्ट होगा तो वही होगा। तो लर्निंग वही होता है जो परमानेंट बिहेवियर में चेंज आता है। सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण क्या होता है, कि हम समाज में रहते हैं तो समाज से इंटरेक्शन करते हैं, उसी को समाजीकरण कहते हैं। आइए अब हमारा जो क्वेश्चन 4 है उसको देखते हैं। जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो क्या है, डैश इज अ प्राइमरी एंड डैश इज सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशियलाइजेशन। यानी डैश हमारा सामाजिकरण का प्राथमिक और डैश सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। तो प्राथमिक कारक क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, प्राथमिक कारक जब भी पूछे तो एक ही होता है, वो होता है फैमिली, हमारा परिवार होता है, वो प्राथमिक होता है। क्योंकि बच्चा होता है जो सबसे पहले कहाँ जन्म लेता है, परिवार में जन्म लेता है, इसलिए वो उसका प्राथमिक कारक क्या होगा, परिवार होगा। और उसके बाद बाकी और जितने भी चीज होंगे वो सेकेंडरी यानी द्वितीय कारक होंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारे ऑप्शन में सबसे पहले क्या पूछा है, प्राइमरी पूछा है। और प्राइमरी में क्या होता है, फैमिली ही होता है। तो देखते हैं कि पहले फैमिली किस ऑप्शन में है। तो हमारा ऑप्शन ये देखेंगे तो यहाँ पर पहले ही में ऑप्शन ए में यहाँ पर फैमिली है और यहाँ पे स्कूल है। यानी
फैमिली जब प्राइमरी और स्कूल इज सेकेंडरी। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर स्कूल आ जाएगा। ये क्या होता है, स्कूल सेकेंडरी होता है और फैमिली क्या होता है, प्राइमरी होता है। फैमिली क्या होता है, प्राइमरी यानी प्राथमिक कारक होता है। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेवायस्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ। यानी लेवायस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। जो लेवायस्की अंकल थे उन्होंने एक शब्द बताया था, जो बच्चे स्वयं से बात करते अपने आप को जब इंस्ट्रक्ट करते, अपने आप को गाइड करते, अपने आप से बात करते, तो उसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया था। उस शब्द क्या था, तो उन्होंने इसको प्राइवेट स्पीच यानी निज संवाद बोला था। तो अगर यहीं पे पूछ दे कि क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे केवल जीन पियाजे रहेगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा। जो जीन पियाजे थे उन्होंने जो बच्चे अपने आप से बात करते हैं उसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया था, उसका नाम था ईगोसेंट्रिज्म। ये कौन सा ईगोसेंट्रिज्म किसने दिया था, तो जीन पियाजे, जो पियाजे चाचा थे उन्होंने क्या कहा था, जो बच्चे अपने आप से बात करते हैं उसके लिए उन्होंने क्या शब्द दिया था, ईगोसेंट्रिज्म दिया था। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया है, लेवायस्की के बारे में पूछा गया, और तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, प्राइवेट स्पीच यानी निज संवाद होगा। जो हमारा 6 क्वेश्चन है उसमें पूछा है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7-8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस मोरल डिसीजन। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। यानी जो 7-8 वर्ष के बच्चे होते हैं वो किस आधार पे कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो जो कोहलबर्ग थे इन्होंने एक रिसर्च किया था, उसमें उन्होंने पार्टिकुलर एज ग्रुप के बारे में रिसर्च करके बताया था कि कौन लोग किस आधार पर डिसीजन लेते हैं। तो उन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेज दिया था। लेवल हमारा कितना दिया था इन्होंने, कोहलबर्ग ने, तो 3 लेवल दिया था, और स्टेज कितने दिया था, 6 स्टेज दिया था। याद कैसे रखेंगे कि स्टेज 6 था, तो स्टेज एस से शुरू होता है और 6 भी एस से शुरू होता है। तो हमारा स्टेज था वो कितने था, 6 था, और लेवल कितना था, 3 था। आइए एक एक करके पहले लेवल को समझ जाते हैं। एक बार हम समझ लेंगे तो जब आगे क्वेश्चन पूछेगा तो हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे हैं आप, पूरा इसका मैं थ्योरी लिख दिया हूँ। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि इन्होंने किस लेवल में क्या बात कही थी। 3 लेवल दिए थे, 1 2 3, और स्टेजेस कितने थे, तो 6 स्टेजेस थे। जो पहला लेवल था वो कहा था प्री कॉन्वेक्शनल लेवल यानी पूर्व पारंपरिक स्तर। इसमें क्या था, जो पहला स्टेज था वो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस यानी दंड एवं आज्ञाकारिता का था। इसमें जो बच्चे होते हैं वो बच्चे कितने एज ग्रुप के होते हैं, 4 से लेकर 10 वर्ष के बच्चे को इस ग्रुप में रखा गया। उन्होंने इसमें 2 स्टेज दिया है। यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने के 2 कारण होगा, 2 आधार होगा। जो पहला है वो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस यानी दंड एवं आज्ञाकारिता। इसमें क्या है, बच्चा कोई है उसको बोला जाए कि तुम होमवर्क करो नहीं तो तुमको पिटाई लगेगी, तो वो बच्चा पिटाई के डर से होमवर्क करेगा। तो वो कहाँ किस में आएगा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में आएगा। क्योंकि वो आज्ञा का पालन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको डर है कि उसको पनिशमेंट दिया जाएगा अगर जो वो होमवर्क नहीं करता है। तो जो दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड इंडिविजुअल रिवार्ड। इसको आसानी शब्दों में ये समझिए कि आपका व्यवहार डिपेंड करता है कि हम आपके साथ कैसे व्यवहार करेंगे। लेकिन मतलब क्या है, आप अच्छे हमारे साथ अच्छा करेंगे तो हम आपको अच्छा, आपके साथ हम भी अच्छा करेंगे। अगर आप मेरे साथ बुरा करोगे तो मैं भी आपके साथ बुरा करूँगा। तो मतलब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब उसी ईंटा से दिया है उसी ईंटा को उठा कर उसी से मारेंगे। पत्थर खोजने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो क्या होता है, वो जो प्री कॉन्वेक्शनल लेवल होता है उसका दूसरा जो स्टेज होता है वही होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जो जैसा है उसी की भाषा में समझाइए। जो दूसरा लेवल होता है वो कॉन्वेक्शनल लेवल यानी पारंपरिक स्तर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पहला स्टेज होता है वो गुड बॉय नाइस गर्ल्स यानी अच्छा लड़का अच्छा लड़की के लिए इसमें काम किया जाता है। यानी ये किस एज ग्रुप का है, 10 से 13 ईयर्स। यानी 10 से 13 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो, कोई भी लड़का है तो वो कोई काम इसलिए करता है क्योंकि उसको बोलेंगे ये लड़का बहुत अच्छा है। कोई लड़की कोई अच्छा कोई काम करती है तो क्यों करती है, क्योंकि उसको नाइस गर्ल्स सुनना पसंद है, सुनना चाहती है। तो जो हमारा कन्वेंशनल लेवल का जो पहला स्टेज है वो क्या है, गुड बॉय नाइस गर्ल्स ओरिएंटेशन यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की। यहाँ पे कहा जाएगा कि राम बहुत अच्छा है क्योंकि वो पढ़ाई करता है। पढ़ाई वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसको लोगों की नज़रों में क्या बनना है, अच्छा बनना है।
कोई लड़की है वो सिलाई कर रही है, बहुत अच्छा सिलाई कर रही है, बहुत अच्छा सिलाई क्यों कर रही है, हो सकता है कि उसको लोगों की नज़र में अच्छा दिखना हो। इस लेवल के जो बच्चे होते हैं वो काम इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको अच्छा सबकी नज़रों में अच्छे दिखना है। जो कन्वेंशनल लेवल का जो दूसरा होता है वो सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, यानी कानून और व्यवस्था, यानी जो कानून है उसको बना रहना चाहिए, आदमी मर जाए लेकिन वो कानून बदलना ना चाहिए, ऐसा इस स्टेज में कहा गया है। इसमें जो और मतलब जो रूल है वो रूल है, रूल को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। और ये ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक पे रेड सिग्नल है तो कोई मरता रहे लेकिन ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ सकता है। इसमें ये दूसरा लेवल में आता है, मतलब रूल्स आर रूल्स, जो कानून है वो किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जाएगा। जो तीसरा लेवल है हमारा पोस्ट कन्वेक्शनल लेवल, उत्तर पारंपरिक लेवल स्तर, इसमें 2 है। इसमें भी कितने हैं? 2 है। तीनों में कितने कितने हैं? 2 है। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, यानी सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना, यानी इसमें कहा गया कि जो सामाजिक जो चीज़ें हैं उसको बनाए रखना, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, नियम को चेंज कर देंगे। जरूरी थोड़ा नहीं है कि जो आज नियम है ये 20 साल बाद भी अप्लीकेबल रहेगा, ये वैसा ही काम करेगा। तो ज़रूरत के हिसाब से हमको क्या करना है, अपना यदि जो रूल है उसको बदलना। इसमें ये किसमें कहा गया है, ये हमारा लेवल 3 के पहला जो स्टेज है इसमें कहा गया है। जो दूसरा है इसमें यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यानी इसमें कहा गया कि ये इस स्तर पे जो लोग आ जाते हैं, ये किस एज ग्रुप का है, ये अब 13 साल से ऊपर के लोग के जो एज ग्रुप के लोग होते हैं वो इस लेवल में आते हैं। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसमें है कि जो इंसान है वो ये जो दुनियादारी है इससे ऊपर उठ चुका है और ये अपने लिए नहीं जीता है बल्कि समाज और दूसरों के लिए जीता है। तो इसमें जो आ जाते हैं, इसमें बहुत कम ही लोग आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, बहुत अच्छे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7-8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन मोरल डिसीजन, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। तो हमारे 7-8 वर्ष के बच्चे किस में आएंगे, इसमें आएंगे प्री कन्वेंशनल लेवल में। और इसमें हमारा क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है और इंडिविजुअलिज्म एंड इंडिविजुअल रिवार्ड है। तो हमको ये दोनों इस ऑप्शन में खोजना है, अगर दोनों में से कोई एक मिल गया तो वही राइट आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन पहला क्या है, सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना। सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये हमारा होगा ही, ये हमारा होगा ही नहीं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये लेवल 3 में है और ये एज ग्रुप 13 से ऊपर वाले के है। और हमसे क्या पूछा है, 7 से 8, यानी इसमें क्या पूछा है, तो ये भी नहीं होगा। जो सी है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी जो हमारा दंड एवं आज्ञा पालन, यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 4 से 10 ये था प्री कन्वेंशनल, और इसी में क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी ये सही है। और जो पूछा है वो जो 7-8 वर्ष के बच्चे होते हैं वो किस आधार पर कोई भी डिसीजन लेते हैं, वो दंड के आधार पे आज्ञा का पालन करते हैं। तो हमारा राइट आंसर यही सी होगा। जो चौथा है वो ये किस लेवल में आता है, 3rd लेवल में आता है और ये इसका स्टेज यहाँ पे है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो 7-8 वर्ष के बच्चे होते हैं वो किस लेवल पे किस बेसिस पे अपने डिसीजन लेते हैं, तो वो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस के आधार पे लेते हैं। अगर ये रहता टिट फॉर टैट इंडिविजुअल रिवार्ड रहता तो ये भी सही होता, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है क्योंकि ये दोनों 4 से लेकर 10 वर्ष के बच्चे में जब भी पूछा जाएगा तो ये दोनों आंसर सही होगा। जब 10 से लेकर 13 पूछा जाएगा तो ये दोनों सही होगा। अब जब 13 से ऊपर पूछेगा तो ये दोनों सही होगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो ये सिद्धांत था, ये जो उनका रिसर्च है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। आइए जो हमारा 7वां क्वेश्चन है उसमें पूछा है, सीरियसन इन जीन पियाजे थ्योरी रेफर्स टू, यानी जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। तो हमारा पास ऑप्शन क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं जीन पियाजे ने जो स्टेजेस दिए थे वो कितने स्टेज थे, वो 4 स्टेज थे। कौन कौन से, पहला था सेंसरी मोटर, दूसरा था प्री ऑपरेशनल, तीसरा था कॉन्क्रीट ऑपरेशन और चौथा था फॉर्मल ऑपरेशन।
तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। ये जो थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल सीरिएशन है, ये जो सीरिएशन वर्ड है यहाँ से लाया। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन होता है यानी मूर्त अवस्था। मूर्त यानी कोई भी चीज़ों को छू कर हम बताएंगे कि ये कैसा है, देख के बताएंगे कि कैसा है। तो इसमें कंक्रीट ऑपरेशन में मेनली 3 इन्होंने फीचर बताए, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक बताए। वो क्या थे? जो पहला था वो क्लासिफिकेशन था, यानी वर्गीकरण। यानी कोई भी चीज़ है तो उसको अगर जब रख दिया जाएगा, जैसे मानते हैं कि जो सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ये सारे मिला के एक जगह रख दिया जाएगा तो उसमें से बच्चे क्या करेगा, वो जो सर्कल वाला है वो सारा सर्कल वाला अलग उठा के रखेगा, जो रेक्टेंगल वाला है वो अलग उठा के रखेगा, जो स्क्वायर वाला है वो उसको अलग उठा के रखेगा। तो उसमें क्या आ गया, क्लासिफिकेशन आ गया है कि वो वर्गीकरण कर पा रहा है कि कौन चीज़ क्या है। जो दूसरा होता है वो होता है कंजर्वेशन यानी संरक्षण का। यानी इसमें बच्चा ये चीज समझ जाता है कि नहीं, और जी 100 ग्राम दूध है तो ये बड़ा बोतल में डालें तब भी 100 ग्राम ही रहेगा, और छोटा अगर जब टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तब भी 100 ग्राम ही रहेगा। जो तीसरा होता है वो सीरिएशन यानी क्रमबद्धता का होता है। यानी बच्चा समझ जाता है कौन बड़ा है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, यानी एक सीरीज में लगाना चीज़ें सीख जाता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है, सीरिएशन के बारे में ही पूछा है। जो हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, जो मूर्त अवस्था है, उसी से पूछा है कि ये क्या रिफर करता है। यानी सीरिएशन क्या है, ये क्रमबद्धता, यानी बच्चा जो है वो क्रम में लगाना सीख जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन वन डायमेंशन फॉर एग्जांपल लेंथ। यानी वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। यानी जो लंबाई है, जैसे एक यहाँ पे लंबाई 4-5 खींच देते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, सब यहाँ पे हम 4 खींच देते हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो यहाँ ए बी सी डी ई, इसका नाम दे देते हैं हम कि ये 4 है। तो बच्चा समझ जाएगा इस लेंथ के आधार पे कौन सबसे छोटा है, तो कौन सबसे छोटा, डी यहाँ पे छोटा रहता है तो डी वाले को पहले कर देगा। उसके बाद से कौन छोटा है, बी है, वो मतलब इससे बड़ा कौन है, बी है, इससे बड़ा कौन है तो ए है, इससे बड़ा कौन है तो सी है, और सी से बड़ा कौन है, डी है, सॉरी ई है। तो ये क्रम के आधार मैंने वो लेंथ के आधार पर क्या कर रहा है, इसको एक सीरीज में लगा ले रहा है, एक सीरियल में लगा ले रहा है। तो वही है, ये हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। यानी एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन वन डायमेंशन फॉर एग्जांपल लेंथ। यानी लेंथ के आधार पे उसको डायमेंशन दिया गया कि तुमको लेंथ दिया गया, इसी के आधार पे ऑर्डर बनाना है, तुमको एक क्रम बनाना है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। बाकी और 3 भी देख लेते हैं। द एबिलिटी टू टेक पर्सपेक्टिव फॉर अदर, ऐसा जीन पियाजे ने कभी बात ही नहीं किया है। द नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग एज यूज इन स्टोरी टेलिंग, यानी चिंतन का वर्णनात्मक रूप से जैसे कहानी में कथन में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जीन पियाजे ने इस सब के बारे में बात ही नहीं किया है। द एबिलिटी टू स्पेशल मैप, यानी मैप लाइक वंस स्कूल, यानी स्कूल का मानचित्र बनाना, ये सब कुछ नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा। जब ये जो तीनों ऑप्शन है ए बी सी डी, और ये कहाँ से लिया है, ये हावर्ड गार्डनर का जो इंटेलिजेंस जो थ्योरी है वहाँ से लिया है। द एबिलिटी टू टेक पर्सपेक्टिव ऑफ अदर, यानी दूसरे के विचारों को समझना, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग एज यूज इन स्टोरी टेलिंग, ये क्या होता है, लैंग्विस्टिक, मतलब कोई जो लोग लैंग्वेज में अच्छे होते हैं, भाषा में अच्छे होते हैं, वो लोग ये काम करते हैं, उनके पास ये इंटेलिजेंस होता है। द एबिलिटी टू स्पेशल मैप प्लेस लाइक वंस स्कूल, यानी कोई भी एक उसमें स्पेशल जो ये होता है, इंटेलिजेंस होता है, उसमें ये आता है कि कोई भी जो आर्किटेक्ट होते हैं वो डिजाइनिंग जो करते हैं वो स्पेशल इंटेलिजेंस में आता है। तो ये जो 3 हमारे पास ऑप्शन दिया है, ये तीनों ऑप्शन किसका है, हावर्ड गार्डनर का इंटेलिजेंस जो थ्योरी है वहाँ से दिया है। और हमसे क्या पूछा है, जीन पियाजे को पूछा है, और उससे एक ही ये ऑप्शन लिया है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ये है एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन वन डायमेंशन फॉर एग्जांपल लेंथ। यानी ये क्या है, वस्तुओं का किसी एक आयाम जैसे लंबाई, यानी किसी लंबाई हो गया, कभी चौड़ाई दे देगा, कभी ऊंचाई दे देगा, उसके आधार पे उसको क्रम में लगाना। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है, नसीमा a 5-year-old is certain that rolling out a ball of clay into a snake creates more clay, यानी 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी यह सोच के पीछे कौन सा तर्क है।
यानी नसीमा एक लड़की है, उसके पास मिट्टी का क्या है, गोला है, लेकिन जब उस गोला है तो उसको लग रहा है कि मिट्टी कम है, उसको दबा के क्या कर रही है, उसको प्रेस करके क्या कर रही है, उसको सांप के रूप में एक परिवर्तित यानी लंबा कर दे रही है। तब उसको लगता है कि जो मिट्टी है वो बढ़ गई है। तो क्वेश्चन में ये पूछा कि जीन पियाजे के अनुसार इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। तो हमने जो क्वेश्चन 7 था उसमें पढ़ा था कि जीन पियाजे की जो तीसरा स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशन मूर्त संक्रात्मक, उसमें क्या है, उसमें बच्चा जो है वो 3 चीज अचीव कर लेता है। क्या है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, कंजर्वेशन यानी संरक्षण, सीरियसन यानी क्रमबद्धता। कंजर्वेशन में क्या करता है, कंजर्वेशन में अगर कोई भी चीज है 1 लीटर अगर दूध है तो उसको हम बाल्टी में रखे या मग में रखे या गिलास में रखे वो 1 लीटर ही रहेगा। जब बच्चा ये समझ जाएगा कि कोई भी बर्तन से फर्क नहीं पड़ रहा है उसकी क्वांटिटी में, तो वो कंजर्वेशन अचीव कर लिया है। यहाँ पर यही है, जब बच्चे ने क्या किया है, वो अच्छी समझ ही नहीं पा रहा है कि जो मिट्टी का गोला है या लंबा कर दिया जाए या गोला कर रखे या उसका हाइट बढ़ा दिया जाए, उसका चौड़ाई बढ़ा दिया जाए, लेकिन मिट्टी का जो वेट है, जो मास है, वो नहीं चेंज हो रहा है, तो वो कंजर्वेशन अचीव कर लेगा। अगर नहीं वो ये चीज समझ पा रहा है तो वो क्या है, उसके में सेंट्रेशन की कमी है, यानी केंद्रीयता की कमी है। वो अभी उसको रिवर्स नहीं कर पा रहा है, यानी उसको नहीं समझ में आ रहा है कि सांप वो मिट्टी उतना ही है, सांप बनाए या गोला बनाए या उसकी हाइट वो बढ़ाए। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसके पीछे क्या रीजन है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि कोई लड़का है उसको एक टेस्ट ट्यूब में दूध दिया गया, तो वो क्या है, वो उसको लग रहा है ज़्यादा है, लेकिन वो उतना ही दूध गिलास में दिया गया तो उसको लग रहा है कि कम है। तो इसके पीछे रीजन पूछता है। ऐसे ही दूध के जगह पर जूस दे देगा, मिट्टी की जगह पे कुछ और दे देगा, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, या तो यहाँ पर सेंट्रेशन रहे, कंजर्वेशन रहे और रिवर्सिबिलिटी यानी परिवर्तित मतलब नहीं कर पा रहा है, यानी रिवर्स नहीं कर पा रहा है, तो हमारा ऑप्शन वही होगा। तो इसका क्या ऑप्शन है, इसका हम ऑप्शन है सेंट्रेशन यानी केंद्रीयता वो नहीं कर पा रहा है कि मिट्टी उतना ही है, चाहे लंबा करे, चाहे छोटा करे, चाहे मोटा करे, उसके भार में द्रव्यमान में मास में कोई नहीं कमी आ रही है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है लेवाइस्की ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग विद द प्रिंसिपल ऑफ, यानी लेवाइस्की की जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है डैश पे आधारित है। तो जब भी लेवाइस्की की बात आए तो हमें 3 चीजें याद रखना। वो 3 चीज कौन है, वो 3 चीज है SCL याद रखिएगा। S फॉर क्या है, हमारा सोसाइटी यानी समाज, जिस समाज में हम रहते हैं। C फॉर क्या है, हमारा कल्चर यानी हमारा जो रहन सहन संस्कृति है वो कैसा है। और L फॉर क्या है, लैंग्वेज यानी हमारी भाषा कैसी है। तो लेवाइस्की ने ये 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंट माना था कि किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास मतलब क्या होता है, माइंड का विकास, हमारा जो बुद्धि है उसका विकास कैसे हो रहा है, उसके लिए लेवाइस्की ने 3 चीज़ों को माना था, समाज, संस्कृति और भाषा को। तो आइए हम अपना ऑप्शन में देखते हैं ये तीनों चीज़ में से कोई है कि नहीं ऑप्शन में। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी सामाजिक संरचना, यानी हमारा समाज, यहाँ पर हमारा पहला क्या है, समाज ही है, और पहला ही ऑप्शन में हमको समाज दे दिया है, सोशल दे दिया है, तो सामाजिक संरचना यानी यही हमारा राइट आंसर होगा। बाकी और भी देख लेते हैं। बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बात किया है। साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण, ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं माना है लेवाइस्की ने। और हमारा जो डी ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन में क्या है, यूनिवर्सलिज्म यानी सार्वभौमिकता, ये भी इन्होंने लेवाइस्की ने इसकी कोई चर्चा नहीं की है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म होगा, सामाजिक संरचना, यानी हमारा एस फोर क्या है, सोसाइटी है। और लैंग्वेज और कल्चर भी दिया हो कहीं पे, अगर सीटेड वाला क्या करेंगे, अगले टाइम में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ना देके यहाँ पे कल्चर डाल देंगे या लैंग्वेज डाल देंगे, तो हमारा वही राइट ऑप्शन होगा। हमें क्या करना है, लेवाइस्की से याद रखना है कि हमारा जो लेवाइस्की का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यानी संज्ञानात्मक जो विकास है वो किस पे आधारित है, इसी 3 पे आधारित है। और जब भी ये 3 की बात, लेवाइस्की की जब भी बात होगी तो यही 3 आएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे लेवाइस्की के कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आइए क्वेश्चन हम 10 देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें दिया है जेंडर रोल यानी जो जेंडर भूमिका है। अब जेंडर रोल को समझने के लिए सबसे अच्छा है हम पहले जेंडर समझ लेते हैं। जेंडर मेल या फीमेल होगा ये कौन डिसाइड करता है, ये हमारा बायोलॉजिकल डिसाइडेड होता है कि कोई भी इंसान
मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन जो रोल होता है, जो उसका काम होता है, जो उसकी भूमिका होती है, वो कौन डिसाइड किया है? तो वो अभी तक डिसाइड किया क्या है, हमारा समाज डिसाइड किया है कि अगर ये एक लड़का है तो वो क्या करेगा, एक लड़का है तो वो बाहर के काम करेगा, ऑफिस जाएगा, काम करेगा, कमा के लाएगा, और जो एक लड़की है जो पापा की परी है वो क्या करेगी, घर का देख रेख करेगी, घर को संभालेगी, खाना वाना बनाएगी, चूल्हा चौका करेगी। ये रूल किसने डिसाइड किया है? ये हमारे जो ये सोसाइटी है इसने डिसाइड किया, ना कि ये भगवान जी ने, जो गॉड है, जो सुप्रीम पावर है, उसने बना के भेजा है कि लड़की जब जाएगी तो वो क्या करेगी, वो चूल्हा चौका ही करेगी, और जो लड़का होगा वो क्या करेगा, वो बाहर के काम करेगा। ऐसा नहीं है, ये हमारे सोसाइटी ने बनाया। तो हमारा जेंडर रोल क्या है, तो लर्न बिहेवियर यानी अधिग्रहित व्यवहार है, यानी हमने ग्रहण किया हुआ, कहाँ से, हमारे अपने सोसाइटी से किया है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए ही होगा, अधिग्रहित व्यवहार। बाकी अगर केवल जेंडर पूछ देता कि जेंडर क्या है, तो ये जन्मजात व्यवहार होता है। जेंडर क्या है, कोई भी यदि जो भी बच्चा है वो लड़का होगी या लड़की होगी, ये हम अपने से डिसाइड करते नहीं है, ये तो बायोलॉजिकल डिसाइड यदि होता है, मान डिसीजन होता है कि ये लड़का होगा या, यानी ये क्या है, जब जेंडर अगर ये केवल पूछ दे कि जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, यानी लिंग क्या है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसके ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन हो गए, इमिटेट बिहेवियर यानी जन्मजात व्यवहार, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन यानी जैविक संरचना, और जेनेटिकली डिटरमाइंड यानी अनुवांशिक निर्धारिता। ये तीनों क्या होता है, ये जेंडर या सेक्स होते हैं। ये जो क्या होते हैं, जन्मजात मतलब वो डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, पहले से डिसाइडेड है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन मेल होके ऑफिस जाएगा, ये डिसाइड कौन करता है, तो हमारा अधिग्रहित व्यवहार, यानी जो हम समाज से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। हालांकि आजकल ये चीज़ें बहुत बदल गई है, आजकल जो लड़के हैं ये भी घर के काम कर रहे हैं, और जो लड़कियां ये भी बाहर की काम कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी चीज़ शुरुआत हुई है, अच्छा चल रहा है। तो हमें इतना यानी जेंडर रोल पूछे तो क्या, जेंडर रोल से क्या हमारा मतलब है, जेंडर रोल से मतलब है कि कौन क्या करेगा ये डिसाइड करना है, यानी लड़का बाहर के काम करेगा, जॉब करेगा, लड़की अंदर के काम करेगी, ये जेंडर रोल होता है, उसकी भूमिका होती है। लेकिन जेंडर या सेक्स क्या होता है, तो जेंडर और सेक्स क्या होता है, तो जेंडर जन्मजात होता है, कि जन्मजात होता है, यानी वो जन्म से ही डिसाइडेड रहता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। जेनेटिकली डिटरमाइंड यानी आनुवांशिक, वो उसका जेनेटिक में डिटरमाइंड रहता है कि ये लड़का होगा या लड़की। और बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन यानी जो ये बायोलॉजिकल जैविक है वो भी पहले से ही डिसाइडेड होता है। यानी सेक्स पूछ देगा कि सेक्स या जेंडर क्या होता है, लिंग या जेंडर क्या होता है, तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, बी सी डी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी हुआ है सीटेट वाले ने कि व्हाट इज जेंडर या व्हाट इज सेक्स, तो वो क्या होता है, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा, इमिटेट बिहेवियर, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन या जेनेटिकली डिटरमाइंड, तो ये तीनों सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा था कि जेंडर रोल भूमिका क्या है, तो हमारा क्या आंसर सही हुआ, लर्न बिहेवियर यानी अधिग्रहित व्यवहार, यानी जो हम समाज से अधिग्रहण करते हैं, उससे लेते हैं, समाज हमारा डिसाइड करता है, वो क्या होता है, जेंडर रोल होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जेंडर रोल और जेंडर और सेक्स में अंतर क्या है। आइए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से कौन सी विशेषता है। प्रगतिशील की कक्षा की विशेषता के बारे में पूछा है, तो हमारे ऑप्शन में देखते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है, फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना। केवल आपको अगर कोई बच्चा है उसको केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं, केवल अभ्यास करा रहे हैं, जो चीज़ें हैं उसको उसी का अभ्यास करा रहे, बोल रहे हैं 20 बार लिखो, 50 बार लिखो, तो क्या ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम का कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हमारा निगेटिव वर्ड होता है, तो ये हमारा निगेटिव वर्ड होता है, ये हमेशा गलत होगा। जब भी ये प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस आए, अभ्यास और ड्रिल आए, तो इसको निगेटिव वर्ड में लिखा जाता है, तो आप उसको गलत ना मानिएगा। एबिलिटी बेस्ड फिक्स सेग्रेशन, यानी योग्यता आधारित अस्थायी अलगाववाद, यानी जो बच्चे अच्छे हैं उन लोगों को अलग कर दिया जाए, जो बच्चे बुरे हैं उन लोगों का, पढ़ने में जो बुरे हैं उनको अलग कर दिया जाए, तो ये क्या ठीक प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भी हमारा निगेटिव है, और निगेटिव का कभी नहीं होगा, हमारा प्रोग्रेसिव क्लासरूम का जो विशेषता है वो कभी नहीं होगा।
जो थर्ड ऑप्शन है सी है कोलोबरेटिव लर्निंग, यानी सहयोगितापूर्ण अधिगम। ये बिल्कुल सही बात है। सहयोगितापूर्ण मतलब एक दूसरे का सहयोग करके ये अधिगम, यानी जो हमारा लर्निंग होगा एक दूसरे का सहयोग करके। जिसको अगर जो मैथ नहीं आता है तो वो मैथ वाला बच्चे के साथ बैठ जाएगा, और मैथ जिसको आता है उसको हो सकता है इंग्लिश ना आता हो तो वो इंग्लिश वाले के साथ बैठ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे सहयोगपूर्ण लर्निंग होगा। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत रहेगी उसको वो चीज़ मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होता है, ये प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम होते हैं इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि एक दूसरे का सहयोग करना। यूज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यानी पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग, ये बहुत पहले जमाना में होता था। जो जो पहले के लिए यदि शिक्षा पद्धति थी उसमें ये होता था कि जो बच्चा है उसको मार के भुस्सा कर दो। लेकिन आज के युग में, अभी का जो हमारा ये युग है, अभी का जो टाइम है, इसमें पनिशमेंट और रिवार्ड का अब उतना महत्व नहीं रह गया है। और इस पे होने पे जब RTE 2009 हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जो पनिशमेंट है वो उसको बैन कर दिया गया है। किसी बच्चे को मुर्गा मुर्गी कुछ नहीं बनाना है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो हमारा प्रोग्रेसिव क्लासरूम की विशेषता में क्या, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन सही हुआ। कौन क्या हुआ, कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोगपूर्ण अधिगम, यानी एक दूसरे की सहायता करते हुए अधिगम यानी लर्निंग की जाए, वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की विशेषता होती है। तो क्वेश्चन 12 में दिया है, अ चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन एंड डिजायर ऑफ अदर्स। द चाइल्ड हैज, यानी एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस रूप में दर्शाता है, यानी एक लड़का है वो क्या है, दूसरे किसी के जो इमोशन है, जो फीलिंग्स है, जो उसके डिजायर इच्छा है उसको समझता है। तो ये कि उसके उसके पास कौन सा बुद्धि को दर्शाता है। तो हावर्ड गार्डनर ने कितने बुद्धि दिए थे, 8 तरह का बुद्धि दिए थे। उसमें बताया था कि जो दूसरे किसी को समझते हैं उनके लिए कौन सा बुद्धि होता है, जो खुद को समझते हैं उनके लिए कौन सा बुद्धि होता है, जो अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे कवि होते हैं उनके पास कौन सा बुद्धि होता है, जो बगीचा में काम करते हैं उनके पास कौन सा बुद्धि होता है। ऐसे ही करके उन्होंने 8 बुद्धि दिया था, 8 इंटेलिजेंस दिया था। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंसान की उस विशेषता बताया था कि कौन इंसान में कौन सा बुद्धि पाया जाता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, जब वो इंसान जो दूसरे की इच्छा और उसके फीलिंग्स इमोशन को समझे, वो उसके पास कौन सा बुद्धि होता है। आप ये बताइए, जब दूसरे यदि देश में जाते हैं तो आपको कौन सा फ्लाइट लगता है। आपको फ्लाइट लगता होगा इंटरनेशनल फ्लाइट लगता है, यानी दूसरे जगह जाने के लिए हमें क्या होता है, इंटरनेशनल फ्लाइट लगता है। दूसरे राज्य में जाना होता है तो क्या होता है, हमारा इंटर स्टेट होता है। और जो दूसरे स्टेट में हम जाते हैं तो क्या होता है, इंटर स्टेट होता है। यानी इंटर दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ये इंटर शब्द है ये दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इंटरपर्सनल ऑप्शन में है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी जो जब दूसरे को समझा जाता है, जब दूसरे की फीलिंग और इमोशन को समझा जाता है तो वो कौन सा बुद्धि होता है, तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। जब हम अपने आप को खुद को समझेंगे, अपने आप को खुद को समझेंगे तो वो हमारा क्या होगा, वो होगा इंट्रापर्सनल बुद्धि होगा, यानी पर्सनल इंटेलिजेंस होगा। जब हम अपने बारे में समझेंगे कि हम क्या है, हमको क्या करना चाहिए, जब अपने बारे में सोच विचार करेंगे तो वो क्या होता है, इंट्रापर्सनल होता है। जो लोग बहुत अच्छे आर्किटेक्ट होते हैं, जो मैप बनाते हैं, कारपेंटर होते हैं, जो मतलब अच्छे चित्रकारी कलाकारी करते हैं, उनके लिए स्पेशल इंटेलिजेंस आता है। और जो लोग बहुत मतलब क्या बोलते हैं, प्रकृति से, नेचर से प्यार करते हैं, उनके लिए कौन सा बुद्धि आता है, तो नेचुरलिस्टिक बुद्धि आता है। नेचर से प्यार जो करते हैं, जो नेचर से प्यार करते हैं उनके लिए कि कौन सा बुद्धि आता है, नेचुरलिस्टिक बुद्धि आता है। वो लोग, ये लोग होते हैं बगीचे उगीचे में, फूल पौधे में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इसमें मन लगता है। वो लोग देखेंगे तो मतलब कोई ये ना समझेंगे कि ये मेरा है ये आपका है। वो जब देखेंगे तो उसको, अरे नेचर वहाँ पे गंदा है तो उसकी सफाई कर देंगे वहाँ पे, वहाँ उनका बहुत मन लगता है। जैसे हम लोग भी बचपन में थे तो बाबूजी हम लोग को क्या करते थे, जब झाड़ू हम लोग को करते थे, रोड साफ करते थे, तो अपने साथ साथ लोगों का भी अगल बगल आस पास वाला भी कर देते थे। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इनको नेचर से प्यार होता है, ये ना देखते हैं अपना खुद के बारे में ना सोच के, मन केवल सेल्फिश ना होकर ये
ये नेचर के बारे में सोचते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्लांटिंग करना पसंद है, बगीचा लगाना पसंद है, छत पे अपने गमला में फूल लगाएंगे तो उसका देख रेख बहुत अच्छे से करेंगे। तो उन लोगों के पास कौन सा इंटेलिजेंस है? तो नेचुरलिस्टिक यानी प्राकृतिक बुद्धि है। आई होप आप ये चारों समझ गए होंगे। जो दूसरे को समझता है उस क्या होता है? इंटरपर्सनल होता है। जो खुद को समझता है वो क्या होता है? इंट्रापर्सनल होता है। जो मैप ऑफ अच्छा कलाकारी कर लेता है वो उसके पास कौन सा होता है? स्पेशल इंटेलिजेंस होता है। और जो नेचर को समझते हैं, जो नेचर से जो प्यार करते हैं, उनके पास कौन सा होता है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होता है। आइए अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास कौन सा बुद्धि है, कौन सा इंटेलिजेंट है। अपने आप को खुद से ज़्यादा खुद को समझते हैं, या दूसरे के फीलिंग इमोशन को समझते हैं, या आप में कोई अच्छी मतलब कलाकारी है, या आपको प्राकृतिक से प्रेम है। इन चारों में से आप अपने बारे में एक कोई इंटेलिजेंस अपने बारे में सोच के कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। आप जानते हैं जो हमारा पुराना जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का था, जिसको रिप्लेस कौन किया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी 2020 का जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है वो पुराने जो शिक्षा नीति थी उनको उसको रिप्लेस किया। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंजन थे, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, यानी चेयरमैन वहाँ के थे। तो उनके अंडर में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 था उसमें से कौन सा एक कथन है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रस्तावित है, यानी उसमें दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है being educated in one's mother tongue is detrimental to educational and technological advancement, यानी अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। क्यों भाई बाधक है? हमारे जो हमारा मदर टंग है, जो हम जिसको हम बोलते हैं, घर पे बोलते हैं, वो हमारे लिए कभी बाधक नहीं होगा। वो क्या होगा? हमेशा हमारे लिए एक रिसोर्स होगा, एक संसाधन होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है। जो दूसरा ऑप्शन अभी है, स्कूल शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, यानी विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब आप ही सोचिए कि जो विद्यालय होते हैं, जो स्कूल में होते हैं, बच्चे अगर जो केवल इंग्लिश बोलेंगे, वो उनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होगा, तो वो चीज़ों को कैसे समझ पाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको हिंदी अच्छा से नहीं बोलने आता है, उनका जो नेटिव लैंग्वेज है वो अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, और उनको दे दिया जाए इंग्लिश बोलने के लिए फर्स्ट लैंग्वेज में कि आप इंग्लिश में आए पर इंग्लिश में ही बात कीजिएगा, तो वो कहाँ तक सही है। तो ये हमारा ये भी जो स्टेटमेंट है ये गलत है। जो तीसरा है, मल्टीलिंगुअलिज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स, यानी बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने से उच्च संज्ञानात्मक लाभ होता है। बिल्कुल सही बात है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारा है वो मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता पे जोर देता है। बच्चे को बहुभाषी यानी बहुत सारी भाषा आनी चाहिए, जिससे क्या होगा? उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उसका जो माइंड का है वो विकास होगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी ही सही है। और आगे देखते हैं ऑप्शन डी में क्या है। ऑप्शन डी में दिया है बाइलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूज स्टूडेंट एंड हैम्पर लर्निंग, यानी द्विभाषा उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है तथा बाधा डालता है। बिल्कुल गलत बात है। उलझन के और हम मल्टीलिंगुअलिज्म में यहाँ पर बाइलिंगुअल का प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है, तो इससे किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये हमारे लिए क्या होगा? एक रिसोर्स होगा। जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत हो रहा होगा वो इंग्लिश से हेल्प ले सकते हैं, और जिनको इंग्लिश में दिक्कत होगा वो हिंदी से हेल्प ले लेंगे। इसलिए कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो बाइलिंगुअल क्वेश्चन दिया जाता है, ताकि जो बच्चों को जिसमें सुविधा हो उसमें वो उसको पढ़ के उसको समझ के कर सके। तो हमारे लिए बाइलिंगुअल क्या है? कंफ्यूज नहीं करता है और हैम्पर नहीं है। ये हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स है। जो बाइलिंगुअल होता है ये हमारे लिए क्या होता है? एक रिसोर्स होता है। रिसोर्स यानी संसाधन होता है। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 13 समझ गए होंगे कि क्वेश्चन 14 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
क्रिएटिविटी, यानी निम्न में से कौन सा सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है। क्रिएटिविटी क्या होता है, कुछ अलग करना, कुछ नया करना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अलग अलग सोच चाहिए। हम दूसरे दूसरे दिशा में सोचें, कुछ अलग सोचेंगे तब जाके हमारा क्रिएटिविटी दिखेगा। तो हमारा क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए, अपसारी चिंतन होना चाहिए। अपसारी चिंतन क्या होता है, कोई एक प्रॉब्लम है, कोई एक रिसर्च है, इसको हम डिफरेंट वे में सोचेंगे, अलग अलग दिशा में सोचेंगे कि अगर ये करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, ये करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा। इस तो वो क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, ये अलग अलग दिशाओं में सोचना। और ये जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है वो क्या होता है, चारों तरफ से एक ही चीज पे सोचना है, यही सही है, यही सही है, इसके अलावा उसको और कोई रास्ता ही नहीं दिखता है, वो क्या होता है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। तो हमारे लिए क्रिएटिविटी के लिए क्या अनिवार्य है, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन होता है। 15 में दिया है, अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टीज इन राइटिंग, यानी एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। लिखने में कठिनाई का सामना करना, अब इतना ही से हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, लेकिन सीटेट वाले ने टाइम खराब करने के लिए इतना बड़ा दिया है। जब लिखने में कभी भी कठिनाई का सामना हो तो क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है, यानी लेखन वैकल्य होता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, डिस्ग्राफिया। ग्राफ क्या होता है, पेपर होता है, पेपर पे क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो कभी भी लिखने से संबंधित पूछे तो वो क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। जो पठन वैकल्य होता है, जो जिन अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए क्या होता है, डिसलेक्सिया यानी पठन वैकल्य होता है। जिनको गणित में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है उनके लिए क्या होता है, वो डिसकैलकुलिया होता है, यानी गणन वैकल्य, यानी जो गणित में जो डिफिकल्टी फेस करते हैं उनके लिए क्या, डिसकैलकुलिया। और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी ध्यान एवं अति सक्रियता विकार, ये क्या होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ADHD बोला जाता है। इसमें क्या होता है, लोग जब ध्यान नहीं लगा पाते हैं एक जगह पे, मतलब 10 मिनट पढ़ेंगे, उठ के चले जाएंगे पानी पीने, वॉशरूम चले जाएंगे, खाना खाने चले जाएंगे, मतलब ये लगातार बैठ के 5 घंटा 6 घंटा काम नहीं कर पाते हैं। तो इन लोगों को क्या होता है, ADHD होता है, हाइपर डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। एक क्लास में हम 15 ही क्वेश्चन करेंगे और आज के 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ये वीडियो उन तमाम दोस्त यार और फैमिली मेंबर को शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, इससे पता चलेगा सीटेट वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्वेश्चन बस इतना ही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इतना पूरा कथा कहानी लिख दिया और बच्चे का टाइम वेस्ट किया। तो हमें प्रीवियस ईयर से क्या पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा जब आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर से बहुत हेल्प मिल रहा है। तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ही इसको शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।